बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सीकेडी की डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ चुके थे। अभी कुछ स्टडीज जो है वो सीकेडी की रहती हैं, लेकिन पहले जो है वो फॉर द चेंजिंग के लिए मैं अभी आपको माइग्रेन की स्टडी जो है वो करवाने जा रही हूँ। जो हमारी वेबसाइट है prescriptioncracker.com, उस पे ये सब कुछ जो है केस स्टडीज मौजूद हैं। आप चाहें तो अभी जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, और जो लोग समझना चाहते हैं केस स्टडीज को, वो मेरे साथ जो है वो बरकरार रहिए। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केस स्टडी माइग्रेन की नंबर 1 केस स्टडी। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो केस स्टडी 1 में है हमारे पास। इसमें बेसिकली हम लोग इनिशियली देखेंगे कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो माइग्रेन में, अगर आप किसी पेशेंट को जो है वो डेफिशिएंसी देखते हैं और उसकी उस डेफिशिएंसी को बेशक विटामिन्स के थ्रू या उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन के ज़रिए अगर आप उसको देते हैं, तो किस तरह से माइग्रेन के जो केस और उसकी सिवियरिटी और उसके अटैक्स में बेहतरी आ सकती है। वो चेंज मतलब उसमें कमी आ सकती है, ठीक है ना? उसकी जो सिवियरिटी है, उसकी जो है इंटेंसिटी में वो कमी आ सकती है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट केस जो है पेशेंट प्रोफाइल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो है वो क्या उसकी प्रोफाइल है। पेशेंट की जो एज है वो 34 इयर्स है। जो पेशेंट है वो फीमेल है। ऑक्यूपेशन इसका क्या है? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। प्रोलॉन्ग इनका स्क्रीन टाइम है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन अब आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम जो है वो ऑब्टेन करती है, कितना ज़्यादा रिक्वायर करती है। 8 से 10 घंटे वो तकरीबन जो फीमेल है वो जो स्क्रीन टाइम है वो यूज़ करती है, लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन को यूज़ करती है। जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका स्लीप वेक साइकिल भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और क्योंकि 8 से 10 घंटे तक वो लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहती है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी उसके पास इतना टाइम नहीं होता। दो कि जो इतने और जो है वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उनको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी बॉडी में अच्छी तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, अब इस पेशेंट को कंप्लेन क्या है? ये क्या कंप्लेन कर रही है कि उनको रिकरेंट एपिसोड्स आ रही हैं किस चीज़ की? बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक होता है। तकरीबन पिछले 4 सालों से जो है उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द की शिकायत है, और ख़ास तौर पे ये शिकायत जो है पिछले 8 महीनों में जो है ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। ठीक है? अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखें कि किस तरह की जो है उनको सर दर्द होता है, किस तरह का जो 4 महीने या सॉरी 8 महीने में जो उनके सर दर्द है, किस तरह की सिवियरिटी बढ़ चुकी है, तो हम लोग थोड़ी-सी जो है वो हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई पेशेंट आए तो उसकी हिस्ट्री लेना। सबसे पहले जो उसकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 5 से 7 एपिसोड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 महीने में उसको 5 से 7 दफ़ा जो है वो इस तरह का शदीद सर दर्द जो है वो महसूस होता है। सर दर्द महसूस किस टाइप का होता है? पल्सेटिंग, यानी कि एक पल्स सी जो है वो जैसे जनरेट हो रही है। यूनिलैटरल, यूजुअली सिर्फ़ एक साइड पे टेम्पोरल एरिया जिसको कंटिन्यू भी कहा जाता है उर्दू में। उस एरिया में जो है वो ज़्यादा होती है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का सर दर्द होता है उसको। और ये सर दर्द ये शुरू होकर कहाँ तक, कितना तक जो है वो कितने घंटों तक, कितनी देर तक रहता है? वो 8 से 36 घंटे तक रहता है। अगर साथ में सर दर्द के अलावा सिम्पटम्स देखें कि कौन-कौन से सिम्पटम्स मज़ीद उसको पेशेंट को फ़ील करने पड़ते हैं, उसको सामना करना पड़ता है जिन सिम्पटम्स का, वो है दिल खराब होना, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग आना, उल्टी आ जाना, रोशनी बहुत ज़्यादा रोशनी से सेंसिटिविटी होना, और बहुत ज़्यादा आवाज़ों से, ऊँची आवाज़ों से सेंसिटिविटी होना, लाइक जिसको इंग्लिश में फोटोफोबिया भी कहा जाता है और फोनोफोबिया भी कहा जाता है। नेक स्टिफनेस, यानी गर्दन में अकड़ाव-सा महसूस होता है। पोस्ट अटैक जो है, यानी जब सर दर्द ठीक हो जाता है 36 घंटों के बाद, 8 से 36 घंटे के तक जो उसकी ड्यूरेशन होती है, जब सर दर्द ठीक हो जाता है तो उसके बाद थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और ब्रेन फॉग, यानी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पे, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना? वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आइडेंटिफाइड ट्रिगर्स देखें, हम लोगों ने उसकी पेशेंट की डाइट पूछी, और उससे हमें पता चला कि वो खाना अक्सर जो है वो छोड़ देती हैं, पानी वो इतना ज़्यादा नहीं पीती, स्ट्रेस उनमें बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली फीमेल्स हैं, बाल का हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। इसके अलावा उनकी स्लीप क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। जो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, उनकी आपको पता है कि मोबाइल या फिर लैपटॉप की ब्लू लाइट की वजह से क्या होता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्लीप वेक साइकिल है, वो अक्सर लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कहते हैं सोने से 2 घंटे पहले कम से कम जो मोबाइल और लैपटॉप्स हैं वो कम कम से कम जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि ना करें 2 घंटे पहले तक, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में, अगर हम देखें तो इनको कुछ गैर फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी है, लाइक उनको खाने का हाजमे से रिलेटेड इश्यूज़ है, लाइक खाने के बाद डकार बहुत ज़्यादा महसूस होना, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ महसूस होना, और जल्दी पेट भर जाना, ठीक है ना? खाना देर से हज़म होना, ये इस टाइप की जो है उनको सिम्पटम्स आते हैं। थोड़ी-सी आयरन डेफिशिएंसी भी है, जिसको बाद-ओ-बाद उन्होंने ट्रीट करवाया है, कोई सी हिस्ट्री नहीं है। सीज़र यानी कि मिर्गी की कोई हिस्ट्री नहीं है, और ना ही कोई दूसरी हिस्ट्री है, ठीक है ना? कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है। अगर हम मेडिकेशन हिस्ट्री देखें तो पैरासिटामोल बाद-ओ-बाद यूज़ कर लेती हैं, और कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक यूज़ कर लेते हैं, कोई उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं दी। अगर हम लोग इनकी डाइटरी और हाइड्रेशन हिस्ट्री देखें तो वाटर इंटेक जैसे हमने पहले देखा, वो बहुत कम है, इवन लेस देन 1.5 लीटर्स, यानी एक आपकी जो बड़ी 7 अप की बॉटल होती है, वो एक पानी की भी जो है वो नहीं ले पाती हैं। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स वो नहीं लेती, इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेती, और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल उनका बहुत लिमिटेड है, और इसी तरह से फिश, एग और नट्स का इस्तेमाल भी, ठीक है? ओकेशनल यूज़ बाद-ओ-बाद मल्टीविटामिन यूज़ कर लेती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रही। फैमिली हिस्ट्री में येस, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उनको माइग्रेन है। इसके अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री डिजेनरेटिव डिजीज़ की, यानी कि कोई भी दिमाग में उनको किसी भी फैमिली मेंबर को मसला नहीं है। सिर्फ जो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी कि बहुत करीबी मेंबर को जो है
वो माइग्रेन का इश्यू है। जब इनकी फिजिकल एग्जामिनेशन की गई इस पेशेंट की तो पता चला ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल है, इनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, कुछ लोगों को होता है ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसी वेबसाइट पे जो है वो अब हमारे पास कैलकुलेटर्स भी मैंने ऐड किए हैं। खास तौर पे बीएमआई कैलकुलेटर ये जनरल पब्लिक जो है वो यूज़ कर सकती है, ठीक है? इसके अलावा जो मेडिकल कैलकुलेटर्स हैं वो खास तौर पे जो है वो फिजिशियंस जो है, फार्मासिस्ट हैं, ये उनके लिए है। बीएमआई कैलकुलेटर का फ़ायदा ये है कि आपको जो आपका वेट पता होता है, इसी तरह से जो है ना हाइट लोगों को ज़्यादातर फीट और इंचेस में पता होती है। तो आपने फीट और इंचेस ऐड करना है और यहाँ पर लिख देना है और आपका बीएमआई आ जाएगा और साथ नीचे आपको बता भी देंगे कि आपका किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। 18.5 से 24.9 तक जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है? साथ में बताया था आपको मेडिकल कैलकुलेटर ये खास तौर पे फिजिशियन और फार्मासिस्ट वगैरह के लिए होते हैं। डोज़ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, नर्सेज़ भी ऑफ़न इसको यूज़ करती हैं मोस्ट ऑफ़न, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम लोग बता दिया इसका बीएमआई का बात हो गई। बीएमआई इनका नॉर्मल है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें जनरल एग्जामिनेशन की, डॉक्टर ने तो अनरिमार्केबल यानी कि कोई दूसरी बीमारी नहीं आई और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी जो है वो सारे लिमिट्स के अंदर ही आए, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी लैब वैल्यूज़ क्या हैं। हीमोग्लोबिन जो मैंने अब हाइलाइट किए हैं रेड से वो आप देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, फेरेटिन की इनकी डेफिशिएंसी है और इसके अलावा जो विटामिन बी 12 है ना वो इसका बॉर्डर लाइन है। लाइक उसकी नॉर्मल रेंज 200 से 900 पिकोग्राम है लेकिन इसका 230 है तो ये बॉर्डर लाइन है। फेरेटिन भी और फोलेट भी यानी कि विटामिन बी9 भी बॉर्डर लाइन है। इसके अलावा जो है हमारे पास प्लाज्मा होमोसिस्टिन, अब ये होमोसिस्टिन क्या होता है? होमोसिस्टिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है, ठीक है? अभी हम लोग इसको आगे जाके काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों इसकी वैल्यू को जो है इतना हाइलाइट करके लिखा गया या क्यों इसको जो है इस इन टेस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ-साथ आगे चलते हैं हम लोग विटामिन डी का लेवल जो है वो इसमें डेफिशिएंसी है 18 30 टू 100 नैनोग्राम पर एमएल होता है, इनका 18 नैनोग्राम पर एमएल है। विटामिन डी की अक्सर लोगों को डेफिशिएंसी होती है, खास तौर पे जो ऑफिस बेस्ड वर्क करते हैं। इट्स बिकॉज़ कि वो यूजुअली जो है वो आउटडोर्स को इतना अटेंड नहीं कर पाते, जो सन एक्सपोज़र उनका बहुत कम होता है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास केस स्टडी नंबर 1 जो है वो हमारे पास थोड़ी लिमिटेड इसका है, ठीक है? इसमें हम लोग जो है बेस अभी मैं आपकी बना रही हूँ कि अभी आपको कुछ विटामिन से जो है वो उसका एक्सप्लोर आप करें कि विटामिन्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से हाइड्रेशन स्टेटस आप डाइटरी और होमोसिस्टीन के बारे में। जो हम लोग केस स्टडी पार्ट 2 करेंगे ना मतलब इसी की केस स्टडी 2 करेंगे वो थोड़ी-सी ज़्यादा इन डेप्थ है, ठीक है? तो जो लेकिन ये है कि जो बातें इसमें डिस्कस हुई हैं वो उसमें नहीं हुई हुई हैं। तो इस केस स्टडी को भी आपने ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से वाटर सोल्युबल ऐसे विटामिन्स हैं जो इस केस स्टडी में जो है वो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं इन रिलेशन टू माइग्रेन टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर रह गई वो ये थी कि यहाँ पर केस जब हमारे पास आया ना तो कहीं पर भी ये नहीं डिफाइन हुआ हुआ था कि इनको माइग्रेन ही है। उनको जो हमारे पास जो पेशेंट आया उसने हमें ये बताया कि उसको सिवियर हेडेक रहता है पिछले 4 सालों से जो अब 8 महीने से बढ़ गया है। लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया कि उसको माइग्रेन है, डायग्नोस्ड हो चुका है। हम कैसे डायग्नोस करेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ। साथ में जो है हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री से देखी तो हमें फैमिली हिस्ट्री से पता चला कि उसकी फैमिली में भी जो है वो एक पर्सन को जो है रिलेटिव जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो उनको माइग्रेन है, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग इससे पहले कि हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन्स पे जाएँ, हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से माइग्रेन के फीचर्स होते हैं। डायग्नोस किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक ऐसा हेडेक है, ऐसा सर दर्द जो तकरीबन 4 से 72 घंटे तक जो है वो रहता हो। 4 घंटे में भी ठीक हो जाता है और 72 घंटे भी ले सकता है, यानी 3 दिन। एक तो ये होना लाज़मी है, साथ में विथ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है ना? अब ये जो है ना, इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए फीचर्स। साथ में मज़ीद पेशेंट उससे सफ़र कर रहा है, यानी कि यूनिलैटरल सर दर्द हो, यानी एक साइड पे सिर्फ सर दर्द हो रहा हो। दूसरा फीचर क्या है? थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग उसकी हो नेचर। सर दर्द ऐसा लगता हो जैसे कोई थ्रॉबिंग कोई चीज़ मार रहा है या पल्सेटिंग है, एकदम से जो है वो दर्द जो है वो शुरू हो रही है। मॉडरेट टू सीवियर उसकी इंटेंसिटी हो और जो फिज़िकल रूटीन एक्टिविटीज़ से जो है वो मज़ीद खराब होता हो। अब ऐसा नहीं होता, अब हम लोग यहाँ पर अभी अपने पेशेंट को देखें तो उसको सर दर्द था, 4 से तकरीबन उसका कितने घंटे का था? 8 से 36 घंटे इसकी ड्यूरेशन रह रही थी, ठीक है? जो कि हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया को फिल अप कर रहा है, ठीक है? सेकंड हमने कहा कि इन चारों में से जो है ना, वो कम से कम 2 लाज़मी फुल होने चाहिए, बिल्कुल फुलफिल होने चाहिए, ठीक है ना? तो हम लोग माइग्रेन को जो है वो डायग्नोज़ करने तक पहुँच सकते हैं। जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि उसको यूनिलैटरल सर दर्द होता है और पल्सेटिंग सा होता है, ठीक है ना? तो हमारे पास ये 2 क्राइटेरिया भी फिल हो गए। एक और साथ में कंडीशन का होना ज़रूरी है, ये भी मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ कि ये रेफरेंस कहाँ से है कि डायग्नोज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ यानी कि एक क्राइटेरिया हेडेक हो गया, दूसरा इन चारों में से कोई 2 चीज़ें हो, ठीक है? साथ में इन तीनों में से कोई एक हो। न्यूज़िया और वोमिटिंग हो, सादा फोटोफोबिया या फ़ोनोफोबिया। अब उसको ये तीनों चीज़ें हो रही हैं और मोस्टली पेशेंट को ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं। बाज़ औक़ात कुछ को नहीं भी होती, उनमें से लेकिन एक का होना इनमें से इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको इसका रेफरेंस बता दूँ कि जो लोग हमेशा देखना भी चाहिए कि रेफरेंस बेस्ड ही स्टडीज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है? इसका रेफरेंस जो है वो अमेरिकन फैमिली ऑफ फिजिशियन की जो हमारे पास वेबसाइट है वहाँ पर एक्यूट माइग्रेन हेडेक और उसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ में जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसका आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, तब तक हम लोग इसको आगे परस्यू करते हैं। अब हमारे पास पता चल गया कि इस पेशेंट को जो है ना, वो माइग्रेन के काफ़ी हद तक जो है वो हो गया है, ठीक है? मतलब हमें डायग्नोज़ हो चुका है। लेकिन साथ में हम लोग एक रूल आउट करने के लिए कि कोई डेंजरस हेडेक तो नहीं है, हम लोग जो है और ओपन डॉक्टर्स भी जो है वो यूज़ करते हैं, एक रेड फ्लैग स्लो क्राइटेरिया।
स्नूप क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास SNOOP स्नूप, एक आ जाता है एस से क्या है सिस्टेमिक कोई सिम्पटम हो, यानी उसको बुखार हो या उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा हो, तो फिर खतरे की अलामत है ये। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि उसको दिमाग का या स्पाइनल कॉर्ड का या न्यूरॉन्स का कोई ऐसा मसला हो, जो उसके चलने-फिरने पे, जो उसके बात करने पे, जो उसकी नज़र पे जो है वो इफ़ेक्ट डाल रहा हो, तो इसको ऐसी बीमारी हो। या फिर जो है सडन ऑनसेट हो, थंडर क्लैप हेडेक हो, उसको महसूस होता है, एकदम से सर दर्द जो है वो महसूस हो और एकदम से वो ठीक हो जाए, ठीक है ना? और उसकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा हो, या फिर पैटर्न जो चेंज या प्रोग्रेसिव वर्सनिंग, लगातार जो है वो वर्सन होता जा रहा है, ठीक है ना? अब क्योंकि इनमें से कोई भी सिम्पटम जो है इस केस में हम नहीं देखते, तो हम लोग का जो जितने भी फीचर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर जैसे माइग्रेन है उसी को ही, ठीक है? अब हम केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ ये। अच्छा, ये हमारे पास है माइग्रेन फैमिली फिजिशियन की वेबसाइट है। और इस पे जाके आप लोग मज़ीद भी पढ़िएगा कि किस तरह से जो है ना कौन-कौन से ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पर। फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन्स जो हैं वो जितनी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे लिखे होते हैं यहाँ पर। तो ये इसको भी जाके ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन्स जो कि हमारे पास जिनमें विटामिन वगैरह है, न्यूट्रास्यूटिकल को भी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वाटर क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को किस तरह से आप लोग देखते हैं कि उसकी वजह से जो है माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी में रोल इनका है। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट के लाइफ़स्टाइल को देखते हैं। लाइफ़स्टाइल से हमें पता चलता है कि वो ना तो पल्सेस सही तरह खाती है, ना ही सब्जियाँ सही तरह खाती है, ना ही उसका डाइटरी या मीट इंटेक है कोई खासा। और ये सारे ही विटामिन बी के बड़े रिच सोर्सेज़ हैं। इसके अलावा भी जो है जैसे फिश और नट्स हैं, इनके ये भी इसकी डाइट में, इस पेशेंट की डाइट में इतना नहीं है, जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है। और ओमेगा 3 के बारे में हम लोग केस स्टडी 2 में बात करेंगे। आप चाहें तो अभी जाके अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वेबसाइट prescriptioncapital.com पे जाके जो है इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, एक तो हमें इसकी डाइटरी हैबिट से पता चल गया कि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड जो है इसकी डाइट में नहीं है, ठीक है ना? तो वो वाटर सॉल्युबल है। सेकंडली हम देखते हैं कि इसके अलावा हमें इसकी लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि होमोसिस्टेन का लेवल जो है इस पेशेंट में हाई है। साथ में विटामिन बी12 और बी9 का लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? इतना हाई नहीं है और इतना लो भी नहीं है, ठीक है ना? मतलब लेकिन बॉर्डर लाइन के पास-पास है। 4.0 जो है वो इसकी मिनिमम रेंज है, लेकिन इसका कितना है फोलेट का 4.2 है, तो तकरीबन 0.2 ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास क्या है, पेशेंट को मैंने आपको बताया था कि ये होमोसिस्टीन जो है एक अमाइनो एसिड होता है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका लेवल बढ़ा हुआ है। इसका लेवल बढ़ने की वजह क्या होती है, ठीक है ना? ये एक अमाइनो एसिड है, इसके लेवल बढ़ गया है। अब इसके लेवल बढ़ने की वजह 2 हो सकती है। एक तो MTHFR जीन म्यूटेशन, ठीक है ना? MTHFR की जो है ना कहते हैं जीन म्यूटेशन हुई हुई है, और ये क्या है, मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जीन जो है ना इसकी रिडक्टेज इसकी जीन की म्यूटेशन हुई हुई है। दूसरा होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी, जिनमें खास तौर पे बी6, बी9 और बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये जो मैंने अच्छा यहाँ पर मेरे केसेस जो भी मैं लिखती हूँ और जो भी पढ़ते हैं हम लोग इन केसेस का जो डिफरेंट कलर आ जाए ना, तो आपने समझना है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ केस को सॉल्व करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमने उसको जो है वो डीप डाउन अंडरस्टैंड करना है, ताकि किसी इस सिर्फ इस केस स्टडी के लिए नहीं, कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट आए, हम उसको जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी मिस्ट्री और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो अब इस जीन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि MTHFR जीन जो है वो एक्टिवेट क्या करता है, इसी एंजाइम को, MTHFR एंजाइम को, जिसका फंक्शन क्या है, होमोसिस्टीन की रेगुलेशन, ठीक है? अब ये जीन एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो कि होमोसिस्टीन को रेगुलेट कर रहा है। किस तरह से? ये जो एंजाइम है ये अपना रोल प्ले करता है कि आपका जो फॉलिक एसिड का जो आप समझ लें कि एक नॉन एक्टिव फॉर्म या इतनी एक्टिव फॉर्म इतनी पोटेंशियली एक्टिव फॉर्म नहीं है। 5,10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को उसकी एक्टिव फॉर्म जो कि फोलेट है, फोलेट की फॉर्म क्या है, 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है। 5 मिथाइल यानी ये जो 10 पे जो मिथाइल ग्रुप है ना वो रिमूव हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 10 पे जो मिथाइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, तो अब क्या होता है कि अब ये कैपेबल है कि ये डोनेट कर सकता है मिथाइल ग्रुप तो निकल गया ना, तो अब क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये डोनेट कर सकता है, उसको उसने जो है इस एंजाइम ने MTHFR एंजाइम ने 5,10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को 5 टेट्रामिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये कैपेबल है, दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द मिथाइल ग्रुप। ठीक है? बेसिकली होमोसिस्टीन की जो आप समझिए होमियोस्टेसिस जो है या रेगुलेशन किस तरह से होती है कि होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक ये, और दूसरा होता है सिस्टीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिस्टीन वाली बात अभी आप लोग रखिएगा अपने माइंड में, उसको हम लोग अभी आगे केस में पढ़ते हैं। अभी आप लोग सिर्फ याद रखिए कि होमोसिस्टीन को जो है वो मिथियोनिन में जो है वो कन्वर्ट करके इसका लेवल जो है वो डाउन किया जाता है। क्योंकि अगर इसका लेवल हाई हो जाए ना, हम कहते हैं कि इसको इतना मसला ही क्या, अगर होमोसिस्टीन अगर अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड तो बहुत अच्छे होते हैं। इनका लेवल अगर ज़्यादा भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है होमोसिस्टीन के केस में। खास तौर पे क्या, कि ये जो आपके कार्डिक है ना वो डिसऑर्डर कॉज़ कर सकता है, लाइक ब्लड कोएगुलेशन को जो है वो स्पीड अप कर सकता है। इस तरह आर्टरीज़ की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ा सकता है। इसी तरह माइग्रेन का ट्रिगर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिगर जो है माइग्रेन का, वो होमोसिस्टीन है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है ना? इसीलिए इस पेशेंट को जो अभी होमोसिस्टीन से वो सॉरी माइग्रेन से सफ़र कर रही है, उसकी हमने जब लैब रिपोर्ट देखी तो होमोसिस्टीन का लेवल उसका ज़्यादा आया था। ठीक है? तो ये ट्रिगर भी है माइग्रेन का, और कार्डिक के लिए भी जो है इसका लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो इतना अच्छा नहीं होता, और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक विटामिन सी का एक्सेसिव इंटेक से भी जो है, एक्सेसिव इंटेक की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो विटामिन सी के बहुत फ़ायदे हैं, विटामिन सी के एक्सेसिव इंटेक की वजह से भी होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है?
तो विटामिन सी के मैंने आपको पिछली दफ़ा जो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के जो है वो बारे में हमने जो पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी और कुछ विटामिन्स को जो आप लोग देते हैं पेशेंट्स को, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। तो आप लोग जो जानना चाहते हैं क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ में किस तरह से जो है विटामिन्स को दिया जाता है, वो भी केस स्टडीज़ पढ़ भी सकते हैं और यूट्यूब चैनल फार्माको स्टडी पे भी ये मौजूद है लेक्चर। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप हो गया कि होमोसिस्टीन की जो है अभी रेगुलेशन में फर्स्ट स्टेप हो गया कि मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हो गया। दूसरी तरफ ये हमारी मदद करता है, मतलब हमारी बॉडी सारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है ना, ये इट आल्सो हेल्प्स यूजिंग द एंजाइम मेथियोनिन सिंथेटेज को इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब ये मेजर एंजाइम है जो इस मिथाइल ग्रुप को एमटीएचएफआर एंजाइम का क्या काम था कि इसने 5,10 को 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया। अब ये साथ में जो है मज़ीद इस एंजाइम का जो है वो इस्तेमाल को हमारे लिए जो है आसान बनाएगा और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बेसिकली ट्रांसफर करेगा, मिथाइल ग्रुप लेकर जाएगा फ्रॉम द 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से जो मिथाइल हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, मेन के मिथाइल ग्रुप जो ऑब्टेन्ड हुआ है, यहाँ से 5,10 था, जहाँ से मिथाइल हमें ऑब्टेन्ड हुआ। किसकी मदद से, ठीक है ना? एज़ अ कोफैक्टर विटामिन बी 12, ठीक है? कि मेथियोनिन सिंथेटेज़ विटामिन बी 9 से, जो मैंने आपको बताया फोलेट की एक्टिव फॉर्म में, मिथाइल ग्रुप ले लेगा और विटामिन बी 12 की मदद से, यानी मिथाइल ग्रुप कहाँ से जा रहा है? फोलेट से जा रहा है। मदद कौन कर रहा है? विटामिन बी 12 कर रहा है। किसकी मदद कर रहा है? मेथियोनिन सिंथेटेज़ की। मेथियोनिन सिंथेटेज़ का इस्तेमाल कौन आसान बना रहा है? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है? अब यह ट्रांसफर कहाँ हो रहा है मिथाइल ग्रुप? मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है होमोसिस्टीन में। जब होमोसिस्टीन में ट्रांसफर हो जाता है तो वो मेथियोनिन बन जाता है। जब मेथियोनिन बन जाता है ना तो उसका फिर होमोसिस्टीन का लेवल कम हो जाता है। मेथियोनिन से आगे जो बनता है ना फर्दर ऑन, वो एस एडिनोसाइल मेथियोनिन बनता है, जो बॉडी का मेजर मिथाइल ग्रुप डोनेटर है। और ये मिथाइल ग्रुप आप समझिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी वेरियस एक्टिविटीज़ में, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिपेयर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए, एसिडिनोसाइन मेथियोनिन बनाने के लिए हम सारा कुछ ये करते हैं। हमारी बॉडी मतलब नेचुरली अल्लाह की तरफ से डिज़ाइन है। इसके अलावा और फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। इस एमटीएचएफआर एंजाइम के, वो यही है कि डीएनए सिंथेसिस करता है, रिपेयर करता है, मिथाइलेशन जैसे मैंने आपको बताया, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है? ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल बात थी, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम लगा। इसके अलावा हमने बात की कि जो है ना दूसरी बात हमारे पास क्या थी कि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फोलेट, विटामिन बी 9 भी इस रोल में, इस जो ओवरऑल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, विटामिन बी 12 भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने विटामिन बी 6 भी लिखा है, ठीक है? विटामिन बी 6 भी लिखा और पहले मैंने आपको बताया कि होमोसिस्टीन सिस्टीन में जो है वो कन्वर्ट होता है। वो मैंने आपको कहा अभी उसको साइड पे रखें। तो अभी अभी आप लोग फिलहाल इन दोनों चीज़ों को जो है वो साइड में रखें, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर ऑन आता है तो हम उसमें इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? अब पेशेंट का क्योंकि जो है वो कोई हिस्ट्री से तो हमें कोई ऐसा पता नहीं चला कि इसको ऐसी म्यूटेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन 3 विटामिन की अगर सप्लीमेंटेशन दें तो होमोसिस्टीन का लेवल कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जो माइग्रेन के एक पेशेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ है इसके रिगार्डिंग, ये तीनों तो हैं ही। ये विटामिन बी 6, बी 9, बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बताया कि होमोसिस्टीन का लेवल रेगुलेट करते हैं, लेकिन राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है? और इसकी मज़ीद डिस्कशन जो है वो मैंने केस स्टडी 2 में जो है वो की भी है, अगर आप चाहें तो इसमें जाके पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लेते हैं कि राइबोफ्लेविन का यहाँ पर थोड़ी-सी आपको पिक्चर क्लियर कर देती हूँ कि ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस देखे गए हैं। इसके अलावा जो है ब्रेन एनर्जी में जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है एनर्जी प्रोडक्शन करती है, जो वही मैट्रिक और इंटर के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, ठीक है? तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन इन द ब्रेन एनर्जी, ये दोनों मेन मैकेनिज़्म है, 2 ऑफ द मेन मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है ना? माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी में या माइग्रेन के जो है ना उसके अटैक पे। तो अगर विटामिन बी 12, बी 2 की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन और डिस्रप्शन हो जाती है ब्रेन एनर्जी में, जिसकी वजह से क्या होता है माइग्रेन अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर क्लियर हुआ? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के भी थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमारे पास ये बात हो गई कि इसके अलावा इन 3 विटामिन्स के साथ-साथ विटामिन बी 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यहाँ आपको केस स्टडी की बात कर रही थी, ये केस स्टडी जो है वो 2 है। इसमें भी जो है वो माइग्रेन के बारे में ही बात है और इसी तरह न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन मज़ीद काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमने यहाँ पर बात की हुई है और विटामिन बी 12 को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस जो है वो बी 2 को सॉरी विटामिन बी 2 जो राइबोफ्लेविन है उसको काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? अच्छा, तो इस केस में हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमने रिसर्चेज़ से हमें पता चली है, वैसे तो हमें रिसर्चेज़ से ही हमें तकरीबन हर चीज़ पता चलती है कि कौन-सी जो कितना डोज़ जो है वो हमें देना चाहिए किस दवाई का। लेकिन इस राइबोफ्लेविन का भी हमें रिसर्चेज़ से ही पता चला कि 400 मिलीग्राम पर डे जो है राइबोफ्लेविन 12 वीक्स तक अगर दिया जाए, यानी कि आप लोग तकरीबन 3 महीने तक अगर दें, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रिवेंशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है? माइग्रेन का अटैक अगर 5 दफ़ा उसको फेस करना पड़ रहा है, तो हो सकता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बाद उसको 2 या 1 दफ़ा उसको फेस करना पड़े, ठीक है? या हो सकता है उसका बिल्कुल ही ठीक होना शुरू हो जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि लोगों की डाइट अब इतनी अच्छी नहीं रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए और आपका जो सारा माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शनिंग है वो सारी डिपेंड ही ये जो है वो एनर्जी पे जो है वो होती है।
ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि अगर एनर्जी डिसरप्शन हो जाए तो फिर आपको पता है माइग्रेन का अटैक होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जो लोग माइग्रेन के वो बिल्कुल नहीं जानते कि उनको नो हाउ नहीं है कि माइग्रेन क्या चीज़ है, तो इसके बारे में मैंने लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं। यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएँगी माइग्रेन के बारे में। आप फार्माको स्टडी पे जाएँ और माइग्रेन लिखें बाय फार्माको स्टडी तो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? और फिर स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके न्यूरोनल हेल्थ को और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज़ को। विटामिन के जो है वो बहुत अच्छा समझा जाता है न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए और विटामिन के की डेफिशिएंसी से वजह से जो है नर्व स्पैज़ और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है? यानी नर्व्स के लिए, न्यूरॉन्स के लिए अच्छा है, लेकिन विटामिन डी का जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन डी के कुछ ब्रेन में फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कैल्सिट्रियोल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, वो इफेक्ट करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? यानी सेल डेथ जो होती है। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी हो गया, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिल है जो कि विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन है और विटामिन डी के रिसेप्टर्स ब्रेन में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल में, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, आपके इम्यून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नर्व्स की जो मायलिनेशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है उसमें भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस समझी जाती है, ठीक है ना? और उनको अक्सर विटामिन डी और सन एक्सपोज़र जो है वो रिकमेंड किया जाता है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं। अलॉन्ग विद द अदर मेडिकेशंस एंड मेजर्स, ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है प्रोटेक्टिव रोल भी है विटामिन डी का डिस्ट्रक्शन के खिलाफ जो है नर्व्स की जो डिस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ भी जो है विटामिन डी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है और ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस से और ये एविडेंट है इसका, ठीक है ना? इस पे रिसर्चेज़ हुई हुई हैं विटामिन डी पे कि विटामिन डी किस तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को। और लैब रिपोर्ट से भी हमें इस पेशेंट को पता चला कि विटामिन डी का लेवल कम है तो हम लोग विटामिन डी सजेस्ट कर सकते हैं इस पेशेंट को, ठीक है भैया? उसके बाद आ जाती है हाइड्रेशन स्टेटस कैसे इम्पैक्ट करता है विटामिन के मेटाबॉलिज्म को और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को। अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो विटामिन्स के लिए नहीं बल्कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए, आपकी फैट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट हमारे सलाइवा भी जो है वाटर से बना होता है। हमारे सलाइवा से ही हमारे जब खाना मुँह में जाता है तो वहीं से ही जो डाइजेशन है एमाइलेज के ज़रिए वो स्टार्ट हो जाती है। जो सिंपल शुगर है उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे बॉडी में जो हमारे मैदे में जो एसिड होता है वो भी वाटर उसका कंपोनेंट है तो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पानी पीने के से जो खासतौर पे ठंडा पानी पीने से थर्मोजेनिक इफेक्ट के ज़रिए आपकी बॉडी बर्न करती है कैलोरीज़ को ताकि पानी को उस टेम्परेचर पे लाया जा सके जो बॉडी का टेम्परेचर है, तो उससे कैलोरीज़ बर्निंग भी होती है। और खास तौर पे जो हमारे पास मेन टॉपिक है अभी हमारा विटामिन्स को किस तरह से इफेक्ट करती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो इसमें मिक्स हो जाता है वो पानी में वाटर सॉल्युबल है ना तो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाता है और इसी तरह मिनरल्स भी इसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं इसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की और मिनरल्स की बहुत अच्छे से हो जाती है। तो हाइड्रेशन स्टेटस अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ खाना खाएंगे और आप पानी पे इतना ध्यान ना भी दें तो कोई बात नहीं, तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। तो ये गलत है बिल्कुल। आपको अपना वाटर इनटेक 1.5 लीटर से अबव रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 लीटर तक आपको डेली बेसिस पे पानी पीना चाहिए ताकि आप जो विटामिन्स ले रहे हैं उनकी यूटिलाइजेशन तो सही से हो, आपके अंदर वो जाएँ तो सही ना कम से कम। एब्ज़ॉर्प्शन तो हो विटामिन्स और मिनरल्स की। तो अब आ जाता है हाइड्रेशन स्टेटस का माइग्रेन पे क्या असर होता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो डिहाइड्रेशन है वन ऑफ द ट्रिगर है माइग्रेन का, ठीक है ना? तो जो लोग पानी नहीं पीते खासकर गर्मियों में जिनको माइग्रेन अटैक होता है वो ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो उनको फ़ील हो रहा होता है। जो सर दर्द एकदम से होता है। क्या होता है कि जब आपकी बॉडी इतना पानी ले नहीं रही जितना वो निकाल रही है अंदर में बेशक वो यूरिनेशन के ज़रिए हो, स्वेटिंग के ज़रिए हो, ठीक है ना? या कोई भी दूसरा प्रोसेस हो। उसके ज़रिए वो पानी ज़्यादा निकाल रही है, तो आप में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है ना? उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं ना पानी लॉस ऑफ वाटर, तो सिर्फ़ वाटर लॉस नहीं होता बल्कि आपके पानी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल्स भी सोलबिलाइज़ होते हैं, तो इसी तरह जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी अंदर मौजूद होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, वो सारा कुछ भी लॉस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है आपकी बॉडी में वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। जब आपके जिस्म में पानी की कमी होती है या वाटर लॉस होता है जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी अफ़ेक्ट होती है, आपकी बॉडी की होगी तो आपके ब्रेन फ्लूइड्स की भी होगी, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिकल फिर एक्टिविटी भी अफ़ेक्ट होगी क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो आपको पता है जिनको पता है एक्शन पोटेंशियल का कि किस तरह से नर्व्स जो में जो है डिपोलराइज़ेशन होती है, किस तरह से एक्शन पोटेंशियल रेगुलेट होता है, उनको पता है इसकी सिग्निफिकेंस सोडियम और पोटेशियम की। तो अगर ये लॉस होगा तो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन की, तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि पानी पीने का जो है वो दिल नहीं करता, तो हम लोग क्या जूसेस जो हैं या सोडा या कोई लोग अल्कोहल अगर कुछ नॉन मुस्लिम लेते हैं, या कोई भी दूसरा बेवरेजेस जो है वो ले सकते हैं, सिंपल वाटर के बजाय तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका सॉल्ट कंटेंट, इनका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जूसेस को देखें वो इतने मीठे कैसे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड हुई होती है, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी उनका सॉल्ट कंटेंट, उनका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पानी की मिकदार कम होती है। इस वजह से उनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है और वो इतने हाइड्रेटिंग नहीं होते, दे आर लेस हाइड्रेटिंग। इवन के जो लो कैलोरी ड्रिंक्स हैं या शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर एस्पार्टेम होता है और कुछ जो सेंसिटिव इंडिविजुअल होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको एस्पार्टेम से भी माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है, वो एलर्जिक होते हैं एस्पार्टेम से।
तो बिल्कुल आपको सिर्फ़ प्योर वाटर जो है वो पी लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है एलिवेटेड। अब हम उस क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं कि एलिवेटेड से होमोसिस्टीन लेवल और माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टेटस का जो है वो किस तरह से लिंक है। जैसे मैंने आपको पहले वाला तो बात क्लियर हमारे पास हो गई कि होमोसिस्टीन जो है वो फोलेट से यानी कि फोलिक एसिड से जो है मिथाइल ग्रुप लेता है, ठीक है? और मिथाइल ग्रुप लगने में जो है होमोसिस्टीन की मदद कौन कर रहा होता है? विटामिन बी12 कर रहा होता है एज़ अ कोफैक्टर एक्ट करता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या है मेथियोनिन बन जाता है, होमोसिस्टीन मेथियोनिन बन जाता है और ऑनवर्ड फर्दर ऑन वो बन जाता है एज़ एडेनोसिन मेथियोनिन, ठीक है ना? मेथियोनिन से आगे वो प्रोग्रेस करके जो है एज़ एडेनोसिन मेथियोनिन बन जाता है, जो कि बॉडी का मेन मॉलिक्यूल है, जो डोनेट करता है मिथाइल ग्रुप फॉर द डीएनए को मैंने बताया आपको हिस्टोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर की मिथाइलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एक और प्रोसेस होता है जो होमोसिस्टीन को कंट्रोल करता है, उसमें रोल प्ले करता है विटामिन बी6। ये मिथाइल डोनर नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट करता है होमोसिस्टीन की क्लीयरेंस किस तरह से ट्रांससल्फरेशन के ज़रिए, कैसे कि उसको कन्वर्ट कर देता है सिस्टीन में, ठीक है? जिसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल जो है और उसका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो नहीं होता। तो ये विटामिन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी हो तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, अगर ये कंसिस्टेंटली हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कौन से ऐसे पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, यानी कि हम लोग जब किसी पेशेंट को कोई भी विटामिन रिकमेंड करते हैं, तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम लोग एक विटामिन रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना? एक विटामिन सप्लीमेंट हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स को अगर देखें, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन ए और ई तो नॉर्मल है, तो हमें ये देने की ज़रूरत ही नहीं है और विटामिन ए और ई तो खास तौर पे हैं भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अगर हम कोई वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे मैंने आपको बताया 400 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन दिया जाता है, ठीक है ना? अब कुछ लोग भी कहते हैं ये तो नॉर्मल डे आरडीए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या है कि ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है? ये आपकी बॉडी से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ऑल्दो कि ये मैं आपको जनरल डोज़ बता रही हूँ, लेकिन कोई भी मेडिसिन या कोई भी विटामिन किसी भी डोज़ पे अपने फार्मासिस्ट की और फिजिशियन की जो कंसल्टेशन के बगैर इस्तेमाल ना करें, इवन विटामिन्स भी। यहाँ पे तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस बताया, केस सिनेरियो बताया और उस हिसाब से मैं डोज़ रिकमेंड कर बता रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है और वो जो मैंने आपको बताया राइबोफ्लेविन का वो आपको मैंने केस स्टडीज़ और रिसर्चेज़ से बताया है, ठीक है? ये यूजुअली जो है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ये बॉडी से यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट हो जाता है। अपने आप को पेशेंट को चाहिए हाइड्रेटेड रखें और इसके अलावा कोई खास साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये विटामिन ए और ये फैट सॉल्युबल है, ये बॉडी से यूरिन के थ्रू नहीं नहीं निकलते, बल्कि ये आपके जो है वो बाइल और आपके फीसेस के थ्रू निकलते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इनको विदाउट एनी नीड जो है वो नहीं देना चाहिए कि अगर आपका कोई सप्लीमेंट वो आपने कोई सिलेक्ट किया है तो भई मैंने तो इसी कंपनी का सप्लीमेंट देना है, तो उसमें विटामिन ए भी है, ई भी है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है पेशेंट को, आप फिर भी दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? और हम लोग ने ये देख लिया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हम लोगों ने लेबोरेटरी फाइंडिंग के हिसाब से किया और हमने लेबोरेटरी फाइंडिंग से हमें बी9 और 6-12 बी9 और बी6 और बी12 का हमें पता चला और बी2 का भी पता चला हमें कि उसकी डाइट से क्योंकि उसकी डाइट से हमें पता चला कि वो विटामिन बी2 कंटेनिंग विटामिन बी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स उसका जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है? फिर माइग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको विटामिन अभी अगर कोई पेशेंट आता है मेरे पास मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या आप उसको विटामिन्स देंगे या उसको कोई एनाल्जेसिक देंगे? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कमेंट बॉक्स पे कि ऐसे पेशेंट को क्या विटामिन्स देने चाहिए क्या उस टाइम कि अभी उसको फ्लेयर है माइग्रेन का, अटैक में है वो, उसको एनाल्जेसिक चाहिए, ठीक है ना? कोई ना कोई। जो विटामिन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म 3-3 महीनों पे आप उसको दें तो फिर वो जाके काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? ये नहीं होगा कि आपने एक डोज़ दिया मल्टीविटामिन का तो ठीक हो गया उसका सर ठीक है ना? उसको एनाल्जेसिक की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की डाइटरी इंप्रूवमेंट की, हाइड्रेशन लेवल और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर हमने माइग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना है, जब आप किसी पेशेंट को देखें उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, उसको स्ट्रेस तो नहीं है क्योंकि स्ट्रेस से भी अक्सर जो है आपका जो पेशेंट का जो है वो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन तो नहीं है, उसको देखें, डाइटरी इनसफिशिएंसी को देखें, खाना स्किप कर रहा है, तो उसको इस चीज़ों की तरफ भी लेकर आएँ, ठीक है ना? और दूसरी बात यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो विटामिन्स हैं ये तो प्रिवेंटिव हैं, एक्टिवली अग्रिंग माइग्रेन अटैक के लिए ये नहीं होते हैं, ठीक है? आप उनको दे दें, कोई पेशेंट आए तो आप उनके ऐड कर दें, लेकिन साथ में एनाल्जेसिक भी रिकमेंडेड होता है। फिर डाइटरी हैबिट्स को उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको विटामिन रिकमेंड करने से पहले उसकी खाने में तब्दीलियाँ लेकर आएँ, क्योंकि आपने देखा इस पेशेंट को जो है, वो सही तरह से अपना खाना नहीं खाती, खाना छोड़ती है, ठीक है ना? फल नहीं खाती सब्जियाँ नहीं खाती, इसके अलावा जो नट्स नहीं खाती, तो ये सब चीज़ों उनको उसकी डाइट में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे कन्विंस करना एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या फिजिशियन का काम है कि वो उसको पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर आए। अगर उसकी डाइट से जो है वो उसको फुलफिलमेंट नहीं हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, फिर आप उसको अगर सप्लीमेंट पे लेकर आएँ, क्योंकि डाइटरी चीज़ों का ये फ़ायदा होता है, नेचुरल सोर्सेज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, वो अच्छे एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना? और टॉक्सिसिटी नहीं कॉज़ करते हैं, ठीक है?
इसके अलावा आपने वो सप्लीमेंट देना जो उसके गैस्ट्रो जो उसके मैदे को भी सूट करता हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेंस हो उसकी और आयरन क्योंकि अभी इसमें इसका आयरन लेवल भी जो है वो कम है, ठीक है ना इस पेशेंट का। तो उसमें खून की भी कमी है, हीमोग्लोबिन है, तो इसको आयरन सप्लीमेंट वो देना जो इसको सूट करे। अब यहाँ पर आप लोग जाके जो है वो आयरन सप्लीमेंट देख सकते हैं कि कौन-कौन से आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप दिए जा सकते हैं। यहाँ पर चूज़ आयरन वाइसली के नाम से आर्टिकल लिखा हुआ है, इस तरह से जाके पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा लिवर फंक्शनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं उन सब ने जो है वो मेटाबोलाइज़ होना है आपके लिवर से, बल्कि खास तौर पे सारी विटामिन्स होते हैं, सारी ड्रग्स होते हैं, लेकिन खास तौर पे फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं। इसीलिए कोई भी पेशेंट अगर आप उसको विटामिन्स दे रहे हो तो उसके लिवर का इन हेल्दी कंडीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर लाइफ़स्टाइल के कुछ फैक्टर्स जैसे वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बाद वक़्त इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी पे उसको जो है वो कन्विंस करना, उसको रिकमेंड करना 30 डेज़ पर मिनट मैं अक्सर अपने वीडियो लेक्चर्स में कहती हूँ कि एक्सरसाइज़ 30 डेज़ पर डे जो 30 मिनट्स पर डे जो है 30 मिनट्स पर डे जो है फिजिकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो लाज़मी है। बेशक हफ्ते में आप 5 दिन कर लें, ठीक है? 7 दिन नहीं करें, आप 2 दिन की जो है वो ब्रेक ले लें, 5 दिन लाज़मी करें, ठीक है? और इसके अलावा जब आप लोग लैपटॉप स्क्रीन या कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करें तो 20-20-20 रूल जो है इसको फ़ॉलो करना लाज़मी है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि 20-20-20 रूल क्या है, ठीक है? उससे पहले हम लोग अपना ये लास्ट वाला कवर कर लेते हैं कि सेफ्टी प्रोफाइल भी हर विटामिन की बहुत ज़रूरी है। ये अगेन वही बात है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो बिला ज़रूरत किसी भी पेशेंट को नहीं देने चाहिए। फ़र्ज़ करें इस पेशेंट को जो है विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होता, ठीक है ना? तो हमें फिर इस पेशेंट को विटामिन डी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, आप उसको सन एक्सपोज़र पे ज़रूर एनकरेज करें, उसको डाइटरी सोर्सेज़ जिनमें विटामिन डी है, उस पे ज़रूर एनकरेज करें, लेकिन सप्लीमेंटेशन एज़ अ ऐड ऑन कर देना, वो इतना ज़रूरी नहीं है अगर पेशेंट का नॉर्मल हो, ठीक है ना लेवल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताई थी 20-20-20 रूल क्या है, ये बेसिकली जो आर्टिकल लिखा गया है, ये ड्रॉप्स है, जो ड्राई आइज़ डिज़ीज़ है, उनके ड्रॉप्स के जो है ना वो बारे में लिखा गया है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा जो है ना वो आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर ये ब्लू में जो है लिखा हुआ है कि किस तरह से 20-20-20 रूल है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब अगर आप लोग लैपटॉप से स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो हर 20 मिनट बाद आपने 20 फुट दूर देखना है, 20 सेकंड के लिए। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी आँखों का जो स्ट्रेन है ना, जो दबाव और प्रेशर में है, वो कम हो जाएगा और आपकी जो आँखों में जो टियर प्रोडक्शन है, यानी आपको पता है आपकी आँखों में नेचुरली पानी होता है और जो लोग ड्राई आइज़ से सफ़र करते हैं, उनको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि वो किस तरह से जो है, वो महसूस होता है जब वो खुश्क होता है। ठीक है? तो ये जो है, ये आपका पानी बहुत अहम है आपकी आँखों की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि बहुत डिस्कम्फर्ट कॉज़ करता है अगर ये ड्राई होना शुरू हो जाए तो। तो ये 20-20-20 रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपने इसको करना है, लाज़मी अप्लाई करना है। जो लोग भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या हो सकता है अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर लैपटॉप स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो इसको भी चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस रूल को अप्लाई करना। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे माइग्रेन अटैक केस स्टडी नंबर 2 को, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, prescriptiontracker.com पे जाके इस आर्टिकल को खुद पढ़िएगा, इस केस का स्टडी को खुद पढ़िएगा और कुछ मज़ीद अगर आपकी बातें जो है वो आपके ज़हन में आती हैं, कुछ सवाल आपके ज़हन में आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आके आपके डेली आपके अम्यूज़मेंट के जो मीडियम है, वहाँ पर आप साथ-साथ थोड़ी स्टडी भी जो है वो लास्ट में कंटिन्यू रखें, उसमें हमें ज़रूर फॉलो करें, ठीक है? अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।